हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड EC1 जो है स्किल इन हिस्ट्री राइटिंग, इसके यूनिट 5 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आज आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारी अध्ययन का विषय है वह है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम लोग हिंदी में उपकल्पना या प्राकल्पना भी कहते हैं। तो इस विषय को हम प्रारंभ करें। सबसे पहले आपको जानना है कि उपकल्पना होती क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। इसकी वजह से शोध सरल हो जाता है, क्यों हो जाता है, ठीक है। तो जब कोई शोधार्थी अथवा इतिहासकार शोध करने जाता है तो उसे अपने शोध के लिए एक विषय का चयन करना पड़ता है। उस विषय के चयन के बाद वह उस विषय से संबंधित एक उपकल्पना या प्राकल्पना तैयार करता है ताकि वह अपने शोध को सही दिशा में ले जा सके। इसी को हम प्राकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। इसे हम अगर शाब्दिक रूप से जाने तो प्राकल्पना जो होती है मूल रूप से दो शब्दों से बनी होती है। पहला शब्द होता है प्रा, जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक, और दूसरा शब्द होता है कल्पना अर्थात विचार, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर हम जो शब्द बनते हैं उसका तात्पर्य होता है प्रारंभिक विचार। सामाजिक जीवन से संबंधित या इतिहास से संबंधित जो भी अनुसंधान किए जाते हैं उनकी प्राकल्पना या उपकल्पना एक भी हो सकती है और अनेक भी होती है। यदि समस्या जटिल होती है तो एक प्राकल्पना को आधार बनाकर शोध या अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके विपरीत यदि समस्या का स्वरूप सरल है तो एक से अधिक प्राकल्पनाओं को आधार बनाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से अगर हम इसके इंग्लिश शब्द का मतलब समझें तो प्राकल्पना को अंग्रेजी शब्द में हाइपोथेसिस कहा जाता है, जो मूल रूप से हाइपो और थेसिस शब्दों से के योग से बना है। हाइपो शब्द का अर्थ होता है कल्पना या काल्पनिक, जबकि दूसरे शब्द का अर्थ थीसिस का अर्थ होता है प्रस्तावना। तो उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ होता है काल्पनिक प्रस्तावना, इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं और उसे हिंदी में हम काल्पनिक प्रस्तावना भी कह सकते हैं। यह साधारणतः ऐसा कथन है जो किसी भी सिद्धांत, संस्कृति, उपमा या व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया जाता है, परंतु उसमें कोई नई बात कही जाती है जिसकी जांच परख की जानी हो। अतः प्राकल्पना से शोध का विषय निर्दिष्ट किया जाता है, परंतु कोई प्राकल्पना सही है या गलत इसका निर्णय वास्तविक शोध के आधार पर ही किया जा सकता है। अब हमारे समक्ष एक प्रश्न उठता है कि एक अच्छी प्राकल्पना या उपकल्पना की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो प्राकल्पनाओं का निर्माण शोध का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, अतः इसके निर्माण में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। एक अच्छी अथवा कार्यवाहक प्राकल्पना में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी आवश्यक होती है, जिसका हम क्रमवाइज वर्णन करेंगे। पहला, धारणात्मक स्पष्टता अर्थात कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। प्राकल्पना अवधारणा की दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात इसमें भाषा संबंधी स्पष्टता होनी अनिवार्य है। प्राकल्पना में प्रयोग किए जाने वाली प्रत्येक अवधारणा एवं शब्द का अर्थ सुनिश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए ताकि इसे सरलता से समझा जा सके। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता
इसकी विशिष्टता तथा यथार्थता होती है, जिसे हम लोग स्पेसिफिसिटी एंड प्रिसाइजन कहते हैं। प्राकल्पना अध्ययन विषय के विशिष्ट पहलुओं से संबंधित होनी चाहिए। यदि प्राकल्पना सामान्य है तो इसे विशिष्ट प्राकल्पनाओं में विभाजित किया जा सकता है। प्राकल्पना का परिसीमन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह पूर्णतः विशिष्ट तथा निश्चित हो जाए, ताकि तथ्यों की खोज अपेक्षाकृत सुविधाजनक रूप से की जा सके। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें अनुभाविक संदर्भ होने आवश्यक होते हैं, यानी इसे हम कहते हैं एम्पिरिकल रेफरेंस। एक अच्छी प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसकी प्रामाणिकता की जांच अनुभवश्रित रूप से की जा सके। यह आदर्शात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदर्शात्मक निर्णयों को अनिवार्य रूप से अनुभवश्रित विधि द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। वास्तव में यदि प्राकल्पना में अनुभाविक सिद्धांत का गुण नहीं हो तो उसे उपकल्पना कहा ही नहीं जा सकता। चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है सरलता, जिसे हम सिंप्लिसिटी भी कहते हैं। प्राकल्पना का सरल एवं प्रसंग का अनुरूप होना अनिवार्य है, चाहे यह सामान्य व्यक्ति की समझ में न आए। अधिक सरल प्राकल्पनाओं को उपकम का उस्तरा कहा गया है तथा इसमें यह अनेक प्रचलित सरल उपकल्पनाएं घातक होती हैं, इसलिए इसका सरल होना अनिवार्य होता है। इसकी पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित होती है। एक अच्छी प्राकल्पना वह मानी जाती है जिसकी प्रामाणिकता की जांच उपलब्ध प्रविधियों द्वारा की जा सके। यदि उपलब्ध प्रविधियों द्वारा प्राकल्पना की जांच संभव नहीं है तो ऐसी प्राकल्पना अव्यावहारिक कहलाती है। इसकी छठी महत्वपूर्ण विशेषता सिद्धांत से संबंधित होती है। प्राकल्पना विषय में प्रचलित किसी न किसी पूर्व निर्मित सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए और साथ ही उसमें सिद्धांत का परिष्कार, समर्थन अथवा संशोधन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमें इसके महत्व को जानना है कि प्राकल्पना का क्या महत्व होता है। तो प्राकल्पना वैज्ञानिक शोध का एक महत्वपूर्ण चरण है जो कि समस्या के परिसीमन तथा उससे संबंधित तथ्यों के संकलन में सहायता प्रदान करता है। अतः प्राकल्पना शोध का केंद्रीय बिंदु माना जा सकता है। वैज्ञानिक शोधों में प्राकल्पनाओं का महत्व अनेक तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहला जो इसका महत्व है वह है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करता है। शोधकर्ता किसी घटना, इकाई या समस्या का अध्ययन सभी पहलुओं को सामने रखकर नहीं कर सकता। अतः गहन एवं वास्तविक अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र का सीमित करना अनिवार्य है। प्राकल्पना इस कार्य में हमारी सहायता करती है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी वस्तु का क्या, कितना और कैसे अध्ययन करना है। शोध क्षेत्र जितना सीमित होगा, त्रुटियों की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। इसका दूसरा जो महत्व है वह है यह अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करने वाला होता है। प्राकल्पना केवल अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में ही सहायक नहीं है, अपितु यह अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करने में भी हमारी सहायता करता है। इससे शोधकर्ता व्यर्थ परिश्रम से बच जाता है और इसमें व्यय भी कम होता है। इसका तीसरा जो महत्व है वह है अध्ययन में निश्चितता लाना।
प्राकल्पना शोध को सुनियोजित एवं सुनिश्चित बनाने में सहायता देता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी सूचनाएं कहाँ से, कब तथा कैसे प्राप्त करनी है, तथा इससे अनुसंधान में अस्पष्टता एवं अनिश्चितता की संभावना प्रायः समाप्त हो जाती है। इसका चौथा जो महत्व है वह है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। प्राकल्पना से अध्ययन के उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, क्योंकि किसी आमुख घटना या समस्या के अध्ययन के पीछे अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। प्राकल्पना से हमें यह पता चलता है कि हम किसकी खोज करें। इसका पांचवा जो महत्व है वह है संबद्ध तथ्यों के संकलन में सहायक होता है। प्राकल्पना अध्ययन को दिशा प्रदान करके इसमें केवल निश्चितता ही नहीं लाती, अपितु समस्या से संबंधित तथ्यों के संकलन में भी सहायता देती है। शोधकर्ता केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करता है जिसके आधार पर प्राकल्पना की सत्यता की जांच हो सकती है, तथा इस प्रकार यह अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बच जाता है। इसका जो छठा महत्व है वह है निष्कर्ष निकालने में सहायक है। प्राकल्पना द्वारा दो चरों में जिस प्रकार के संबंध का अनुमान लगाया गया है वह शोध द्वारा या तो सत्य प्रमाणित होता है या असत्य, अतः यह निष्कर्ष निकालने तथा यहाँ तक कि समस्याओं के समाधान निकालने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। इसका सातवां जो महत्व है वह है सत्य की खोज करने में सहायक होता है। प्राकल्पना अध्ययन को स्पष्ट एवं निश्चित बनाकर तथा इसे प्रमाणित आंकड़ों के कारण सत्यता की खोज में सहायता देता है, क्योंकि प्राकल्पना की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार हमने प्राकल्पना और उसके महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला, और इसको जानने के बाद हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी भी शोध को सही ढंग से संचालित करने के लिए प्राकल्पना या उपकल्पना का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह न केवल अपने शोध कार्य को सही दिशा प्रदान करता है, उसे निश्चितता प्रदान करता है, बल्कि एक प्रामाणिक शोध पत्र तैयार करने में हमारी सहायता भी करता है। इसलिए शोधार्थी के लिए शोध कार्य में प्राकल्पना काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विषय सहजता से स्पष्ट सुबोध हो गया होगा। इसी विश्वास के साथ हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।